मेरी नंद का अभी हाल ही में तलाक हुआ था और वो हमारे साथ ही रहने आ गई थी। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और किसी से ठीक से बात नहीं करती थी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि रात के आखिरी पहर जब सब लोग गहरी नींद में होते, वो चुपचाप उठती और रसोई में चली जाती। वहाँ बहुत सारा खाना बनाती। एक रात मैंने चुपके से उसका पीछा किया तो देखा कि वो सारा खाना एक थाली और डिब्बों में भरकर घर के पीछे बनी पुरानी कोठरी की तरफ जा रही है। जब मैंने खिड़की से अंदर झांका तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। जब से मेरी नंद इस घर में वापस आई थी, घर की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। आंगन में अजीब सी चुप्पी और उदासी छाई रहती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो शादी के बाद कितने सपनों और खुशियों के साथ विदा हुई थी। पूरे मोहल्ले में उसकी शादी की चर्चा थी। लाल जोड़े में वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल से उसके लिए ढेरों दुआएं निकल रही थीं। लेकिन किस्मत भी कैसे खेल खेलती है। इंसान सोचता कुछ और है और हो कुछ और ही जाता है। बस कुछ सालों बाद ही उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया और उसे वापस उसी घर की चौखट पर लौटना पड़ा जहां से वो दुल्हन बनकर गई थी। उसकी वापसी का वो दिन आज भी याद है। वो दरवाजे पर खड़ी थी, बिखरे हुए बाल, सूनी आंखें, चेहरे पर गहरी थकान। उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई थी। माँ, यानी कि मेरी सास की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। वो हर समय मंदिर के सामने बैठकर रोती रहती और भगवान से सवाल करती कि उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। मोहल्ले की औरतें जब भी मिलने आती तो हमदर्दी के नाम पर अजीब अजीब सी बातें कर जाती। कोई कहती जरूर लड़की में कुछ कमी रही होगी, कोई कहती थोड़ा सह लेती तो घर बस जाता। ये बातें हमारे जख्म और गहरे कर देती थी। शुरू शुरू में सबने उसका बहुत ख्याल रखा, उसे समझाया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे पति, जो उसके सगे भाई थे, उसे दिलासा देते कि ये बुरा समय भी गुजर जाएगा और वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन समय के साथ लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। हमदर्दी धीरे धीरे बोझ लगने लगती है। हमारे घर की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। महंगाई ने कमर तोड़ रखी थी। एक ही कमाने वाला और खर्चे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में एक और सदस्य का हमेशा घर में रहना सबको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन चेहरों के भाव बहुत कुछ बता देते थे। मेरी नंद भी सब समझ रही थी। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह से बुझ चुकी थी। वो सारा दिन चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती। बस जब माँ बुलाती तो बाहर आकर थोड़ा सा काम कर देती या कुछ खा लेती, फिर वापस अपने कमरे में ही चली जाती। एक दिन दोपहर का समय था। गर्मी बहुत ज्यादा थी। पंखा भी जैसे गर्म हवा ही दे रहा था। हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उस दिन सब्जी बनी थी। मेरे पति के चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिख रही थी। वो खर्चों और महंगाई की बातें कर रहे थे। अचानक उनका लहजा तेज हो गया और उन्होंने सीधे अपनी बहन की तरफ देखकर कहा कि आज के समय में अपना घर चलाना ही मुश्किल है। ऊपर से तलाकशुदा बहन का खर्च उठाना और भी भारी पड़ता है। क्या ये सारी जिंदगी हमारे भरोसे ही रहेगी? ये सुनते ही खाने की थाली के पास सन्नाटा छा गया। मेरा दिल धक्क से रह गया। मैंने घबराकर अपनी नंद की तरफ देखा। उसके हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर गया। उसने सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं, न गुस्सा न आंसू। वो धीरे से उठी और अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जो बात अब मुंह से निकल चुकी थी वो वापस तो नहीं ली जा सकती थी। उस दिन के बाद उसने हमारे साथ खाना खाना बंद कर दिया। वो पूरे दिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रखती, किसी को अंदर नहीं आने देती। घर में अजीब सा डर और बेचैनी फैल गई थी। मैं जब भी उसके कमरे के पास से गुजरती तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। ऐसा लगता जैसे कमरा खाली हो। माँ दरवाजे पर दस्तक देती, रोती, उसे आवाजें लगाती, लेकिन वो ना तो दरवाजा खोलती और ना ही कोई पलटकर जवाब देती। हम सबके दिल में तरह तरह के डर पैदा होने लगे थे कि कहीं नंद अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले।
कहीं वो इतनी टूट ना जाए कि वापस संभल ही ना सके। मैं रात को कई बार उठकर उसके दरवाजे के नीचे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश करती, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा होता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। सास रो रो कर कहती कि इसे किसी बाबा या मंदिर के पंडित को दिखाना चाहिए, शायद किसी की नजर लग गई है या किसी ने कुछ ऊपरी चक्कर कर दिया है, तभी इसका ऐसा हाल हो गया है। लेकिन मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे लगने लगा था कि वो चुपचाप कोई बड़ा फैसला ले रही है, कोई ऐसी बात सोच रही है जिसकी हमें जरा भी खबर नहीं। उसकी ये लंबी चुप्पी और अकेलापन जैसे आने वाले किसी बड़े तूफान का इशारा था। घर का हर आदमी इसी सोच में डूबा था कि आखिर वो कमरे में करती क्या है। न रोने की आवाज, न गुस्से की, न किसी चीज की मांग, बस एक अजीब सी खामोशी। कई बार मुझे लगता उसकी ये चुप्पी ही सबसे बड़ी चीख है जो वह हमें सुनाना चाहती है, पर हम समझ नहीं पा रहे। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीतते गए, फिर महीने भी निकलने लगे, लेकिन उसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। उसका कमरा जैसे एक बंद जेल बन गया था, जहां न कोई आवाज बाहर आती थी, न रोशनी अंदर जाती थी। सास ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। उनकी नजरें हर समय उसी दरवाजे पर टिकी रहती कि शायद अभी खुलेगा और उनकी बेटी बाहर आ जाएगी। लेकिन वो दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। मैंने कई बार सोचा किसी बहाने उससे बात करूं, उसे समझाऊं कि हम उसके अपने हैं, वो अकेली नहीं है, लेकिन हर बार नाकाम रही। उसकी चुप्पी मेरे लिए पहेली बन गई थी। मेरे मन में बार बार यही सवाल आता कि कोई इंसान इतने दिनों तक बिना ठीक से खाए पिए और बिना किसी से बात किए कैसे रह सकता है? क्या वो रात में कुछ खा लेती है? क्या वो सच में रसोई में जाकर खाना बनाती है और हमें पता ही नहीं चलता? या फिर वो किसी और ही दुनिया में खो गई है? ये सब सोच सोच कर मेरी नींद उड़ जाती थी। मैं घंटों उसके दरवाजे के बाहर खड़ी रहती कि शायद अंदर से कोई आहट आए, कोई हल्की सी आवाज सुनाई दे, लेकिन वहां बस सन्नाटा होता था, इतना गहरा कि कानों में चुभने लगे। पति भी अब अपनी कही बात पर पछता रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि गुस्से में बोले गए उनके कुछ शब्दों ने नंद को अंदर से तोड़ दिया है। वो भी कई बार रात को उठकर उसके दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते, रोते हुए उससे माफी मांगते, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। हमारा पूरा घर एक अनजाने डर में जी रहा था। बच्चे भी अब उस कमरे के पास जाने से घबराने लगे थे। उन्हें लगता था कि उस बंद दरवाजे के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। सास की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो कई बार बातें भूल जाती और बस उसी दरवाजे को देखती रहती। मैंने कई बार सोचा कि दरवाजा तोड़ दूं, लेकिन डर लगता था कि कहीं अंदर कोई ऐसा नजारा ना हो जिसे हम सह न सके। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। कभी लगता वो अंदर बैठकर रोती है और अपने आंसुओं में डूबी रहती है। कभी लगता वो हमारे खिलाफ कोई योजना बना रही है ताकि उस बेइज्जती का बदला ले सके जो उस दिन खाने की थाली पर उसे सुननी पड़ी थी। रात गहरी होती तो कई बार उसके कमरे से हल्की सी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। मैं चुपके से उठती, दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश करती। कभी लगता जैसे कागज फाड़ने की आवाज है, कभी जैसे बर्तन बहुत संभाल कर रखे जा रहे हों। ये धीमी आवाजें मेरे शक को और बढ़ा देती। मैंने कई बार पति को जगाकर ये बात बताई, लेकिन वो यही कहते कि पुराना घर है, लकड़ी सिकुड़ती फैलती है, ऐसी आवाजें आती रहती हैं। पर एक औरत का मन अक्सर सही होता है। मुझे यकीन था कि उस बंद दरवाजे के पीछे कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। मेरी नंद जो हमेशा सीधी, शांत और आज्ञाकारी रही, वह अचानक इतनी रहस्यमय कैसे हो सकती है? उसका सबसे कट जाना और खुद को एक कमरे में बंद कर लेना कोई छोटी बात नहीं थी। मोहल्ले के लोग भी अब हमारे घर कम आने लगे थे। उन्हें लगता था कि हमारे घर में कोई भारी छाया है या कोई बुरा समय चल रहा है। मैं हर समय सोचती रहती कि किसी तरह उसके कमरे की चाबी मिल जाए या कोई सुराग हाथ लगे जिससे सच पता चल सके। दिन भर काम करते हुए भी मेरी नज़र उसी दरवाजे पर रहती। सोचती कभी तो उसे भूख लगेगी, कभी तो प्यास लगेगी, कभी तो बाहर आएगी, लेकिन वो जैसे इस दुनिया से ही अलग हो गई थी। उसने अपने चारों तरफ ऐसी दीवार खड़ी कर ली थी
जिसे तोड़ पाना हमारे बस में नहीं था। उसकी ये चुप्पी और उसका ये व्यवहार हमारे लिए सजा बन गया था। घर की खुशियां जैसे कहीं खो गई थीं। आखिर हमने मान लिया कि शायद सदमे ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाल दिया है। शायद वो गहरे दुख में डूब गई है और हकीकत से भाग रही है। हमें लगने लगा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है या फिर बहुत गहरे डिप्रेशन में है। और यही सोच हमारे घर के माहौल को और भी भारी, उदास और डरावनी बना रही थी। दिन जैसे तैसे निकल जाता था, लेकिन रात होते ही घर में अजीब सा डर भर जाता था। मुझे अब रात को नींद आनी बंद हो गई थी। मैं बिस्तर पर लेटी छत को देखती रहती और कान बस उसी बंद कमरे की तरफ लगे रहते। पति दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो जाते, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। हर समय लगता जैसे घर के किसी कोने में कोई अनदेखी छाया छुपी बैठी है, जो किसी भी पल सामने आ जाएगी। सास की हालत और खराब हो गई थी। वो अब मंदिर के सामने बैठी कांपती रहती, भगवान का नाम लेती और कुछ बुदबुदाती रहती। लगातार रोने से उनकी आंखें भी कमजोर हो गई थीं, लेकिन नजरें हर समय उसी बंद दरवाजे पर टिकी रहती। घर के काम में भी मेरा मन नहीं लगता था। सब कुछ बिखरा बिखरा सा रहने लगा था। बर्तनों की हल्की सी खनक भी मुझे चौंका देती थी, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। समय यूं ही रेंगता रहा कि एक दिन रसोई में मुझे कुछ अजीब लगा। महीने भर का राशन मैंने खुद संभाल कर रखा था, लेकिन आटे का डिब्बा जो कल तक आधा भरा था, अब काफी खाली लग रहा था। पहले तो मैंने सोचा शायद मुझे ही गलतफहमी हो रही है, पर फिर रोज यही होने लगा। कभी चावल कम मिलते, कभी घी का डिब्बा जल्दी खाली होने लगता। मैंने सास से कहा तो उन्होंने थकी आवाज में कहा कि शायद चूहे कुतर जाते होंगे, लेकिन चूहे इतनी मात्रा में राशन कैसे खा सकते हैं? ये बात मेरे दिमाग में घूमती रहती। अब मुझे यकीन होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने रसोई पर नजर रखना शुरू कर दिया। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। रात के करीब 3 बजे थे। पूरा घर सोया हुआ था। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने उठी। जैसे ही कमरे से बाहर आई, मुझे हल्की सी खुशबू आई, जैसे कोई सब्जी भून रहा हो और ताजी रोटियां बन रही हों। खुशबू हल्की थी लेकिन साफ महसूस हो रही थी। मैं ठिठक गई। इतनी रात को कौन खाना बना सकता है? मैं धीरे धीरे रसोई की तरफ गई, लेकिन वहां अंधेरा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। मैंने सोचा शायद पड़ोस से आ रही हो, पर इतनी रात को वहां भी सन्नाटा था। मैं वापस कमरे में आ गई, पर दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अगली रात मैंने तय कर लिया कि जाग कर देखूंगी। मैंने पति को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मेरी बात को वहम कहकर टाल देते। रात का आखिरी पहर था। मैं लेटी हुई दीवार घड़ी को देख रही थी। टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे बहुत हल्की सी आहट सुनाई दी। वो उसी बंद कमरे की तरफ से आई थी जो महीनों से नहीं खुला था। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे से उठी, चादर हटाई और नंगे पांव बाहर आई। दालान में हल्की चांदनी फैली थी। उसी रोशनी में मैंने जो देखा वो देखकर मेरा खून जैसे जम गया। नंद अपने कमरे से बाहर आ रही थी, पर वो कमजोर या टूटी हुई नहीं लग रही थी। वो बिल्कुल सीधी चल रही थी। कदम तेज और संभले हुए थे। उसने सिर पर एक काली चादर डाल रखी थी। चेहरा आधा छुपा हुआ था। वो सीधे रसोई की तरफ गई। मैं अंधेरे कोने में छुपकर देखने लगी। उसने बत्ती नहीं जलाई, बल्कि कोने से पुराना मिट्टी का तेल वाला स्टोव निकाला, जिसे हमने सालों से नहीं छुआ था। उसने बहुत आसानी से उसे जला लिया। उसकी हर हरकत इतनी सदी हुई और चुप थी जैसे उसे पूरा अभ्यास हो। उसने आटा निकालकर गूंदना शुरू किया। उसकी रफ्तार देखकर मैं दंग रह गई। वो बहुत ज्यादा आटा गूंद रही थी, जितना हमारे पूरे घर के लिए भी काफी होता। फिर उसने सब्जी बनानी शुरू की। मसाले डाले, चलाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बर्तनों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। सब कुछ अजीब लग रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। बचपन की सुनी हुई भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियां दिमाग में घूमने लगीं। क्या सच में ये मेरी नंद ही थी, या उसके अंदर कुछ बदल गया था? क्या वो ये खाना किसी और के लिए बना रही थी? मेरे मन का डर अब दहशत बन चुका था। मैं भागकर पति को जगाना चाहती थी, लेकिन जैसे पैरों में जान नहीं थी। मैं वहीं जमी रह गई। वो करीब 2 घंटे तक लगातार काम करती रही। उसने ढेर सारी रोटियां बनाई और बड़े बर्तन में सब्जी भर दी।
उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब सब तैयार हो गया तो उसने खाने को बड़े कपड़ों में बांधना शुरू किया। गठरियां कसकर बांधी जैसे कहीं दूर ले जानी हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अब वो क्या करेगी? वो भारी गठरियां उठाकर रसोई से बाहर आई, लेकिन अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय वो घर के पीछे वाले पुराने दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वो दरवाजा पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। उसकी कुंडी में जंग लग चुकी थी और हम में से कोई भी उस तरफ जाता भी नहीं था। घर का पिछवाड़ा ऐसी जगह था जहां दिन में भी जाने से डर लगता था। बड़ी बड़ी जंगली झाड़ियां उगी थी। टूटी कुर्सियां, पुरानी चारपाइयां और कबाड़ का ढेर लगा रहता था। वहीं एक पुरानी कोठरी सी भी बनी थी, जो मेरे पति के दादाजी के समय की बनी हुई थी। उसकी छत कई जगह से टूटी हुई थी। मोहल्ले में लोग कहते थे कि वहां कुछ ठीक नहीं है, कोई परछाई रहती है। इसीलिए बचपन से ही इन लोगों ने उस तरफ जाना छोड़ दिया था। नंद उस जंग लगे दरवाजे तक पहुंची और बिना किसी जोर लगाए उसे खोल दिया। हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा बिल्कुल आवाज किए बिना ही खुल गया, जैसे किसी ने पहले ही उसमें तेल डाल दिया हो। वो बाहर अंधेरे में निकल गई और दरवाजा खुला छोड़ दिया। अब मेरा शक डर से बड़ा हो चुका था। मुझे जानना ही था कि वो इतनी रात को उस डरावनी जगह पर इतना सारा खाना लेकर क्यों जा रही है। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और कांपते कदमों से उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी और झाड़ियों के पत्ते सरसरा कर ऐसी आवाजें कर रहे थे जैसे कोई धीमे धीमे बातें कर रहा हो। मैंने चौखट पार की और कच्ची जमीन पर कदम रखा। मिट्टी की सीली गंध नाक में भर गई। आसमान पर बादल थे। चांद की रोशनी लगभग नहीं थी। चारों तरफ बस काले साए नजर आ रहे थे। मैं दीवार के सहारे सहारे चलने लगी ताकि आवाज ना हो। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा वो सुन लेगी। अचानक मेरे पैर के नीचे सूखी टहनी टूटी और हल्की सी आवाज हुई। मैं वहीं रुक गई, सांस थाम ली। लगा अभी वो पलट कर देखेगी और सब खत्म हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। बस हवा और झींगुरों की आवाज। मैंने आंखें खोली तो देखा वो कोठरी की तरफ जा रही थी, बिना डरे, जैसे रोज जाती हो। कोठरी का लकड़ी का दरवाजा, जो हमेशा ताले से बंद रहता था, आज थोड़ा खुला था। उसने उसे धक्का दिया और अंदर चली गई। मैं झाड़ियों के पीछे छुपती हुई धीरे धीरे कोठरी के पास पहुंची। दीवारों पर काई जमी थी। सीलन की बदबू आ रही थी, जिससे उल्टी जैसा मन हो रहा था। अंदर से हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने पुरानी लालटेन जलाई हो। उस रोशनी में परछाइयां हिलती दिख रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर से कुछ धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जल्दी जल्दी खा रहा हो और बहुत हल्की आवाज में बातें भी हो रही हो। नंद की आवाज मैं पहचान सकती थी, पर दूसरी आवाज अजनबी थी। मेरा दिमाग तरह तरह की बातें सोचने लगा। क्या वो किसी को छुपाकर खाना खिला रही है? कौन हो सकता है वहां? मेरा मन हुआ जोर से चिल्लाऊं और भाग जाऊं, पर आवाज गले में अटक गई। पैरों में जान नहीं थी। कोठरी की एक दीवार पर छोटी सी टूटी खिड़की थी, जिस पर धूल और जाले जमे थे। अगर मैं वहां तक पहुंच जाती तो अंदर साफ देख सकती थी, पर वहां तक जाना मतलब खुद को खतरे में डालना था। फिर भी मैं रुकी नहीं। मैंने कांपते हाथों से दीवार छुई। उसकी ठंडक शरीर में उतर गई। मैंने आंखें बंद की, भगवान को याद किया और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी। हर कदम भारी लग रहा था। खिड़की के पास पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली। अंदर की आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थी। सब्जी की खुशबू और सीलन की बदबू मिलकर अजीब सा माहौल बना रही थी। मैंने हाथ खिड़की पर रखा। टूटा कांच उंगलियों में चुभा, पर दर्द महसूस ही नहीं हुआ। मेरा ध्यान सिर्फ अंदर था। मैंने हिम्मत जुटाई, चेहरा धीरे से खिड़की के पास ले गई और अंदर झांका। उस पल दिल की धड़कन जैसे रुक गई, सांस गले में अटक गई। लगा कोई डरावना नजारा दिखेगा, पर जो मैंने देखा वो मेरे सारे डर और वहम से बिल्कुल ही अलग था। मेरे रोंगटे अभी भी खड़े थे, लेकिन अब डर की वजह से नहीं, बल्कि हैरानी, गहरे झटके और ऐसी शर्म से जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस सीलन भरी बदबूदार कोठरी में ना कोई चुड़ैल थी, ना कोई भूत और ना कोई काला जादू। वहां कोई अजीब ताकत नहीं थी जिसे ननद आधी रात को खाना खिला रही हो। वहां तो एक सच्चाई थी, कड़वी लेकिन जिंदा, जिसने मेरे सारे वहम एक पल में तोड़ दिए और मुझे खुद की नजरों में छोटा कर दिया।
कोठरी के बीचों बीच, जहाँ पहले कबाड़ पड़ा रहता था, अब एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उसे अच्छी तरह से साफ किया गया था और उस पर एक साफ सफेद कपड़ा बिछा था। ऊपर मिट्टी के तेल वाला पुराना लैंप जल रहा था, जिसकी हल्की पीली रोशनी उस अंधेरी सीलन भरी जगह को अजीब सा सुकून दे रही थी। उसी रोशनी में मैंने नंद को देखा। वो लगातार काम कर रही थी। उसके चेहरे पर वो सूनी उदासी नहीं थी जो दिन में दिखती थी। वहाँ पसीना था, मेहनत की चमक थी। वो पसीने से भीगी हुई थी और उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि मैं देखती रह गई। वो टूटी हुई औरत नहीं लग रही थी, ना ही पागल। वो एक मेहनती और खुददार औरत लग रही थी जो हार मानने को तैयार नहीं थी। कोठरी के एक कोने में वही छोटा स्टोव रखा था जिस पर उसने खाना बनाया था। उसके आसपास गत्ते के डिब्बे, साफ लिफाफे और छोटे-छोटे मिट्टी के बर्तन करीने से रखे थे। वो एक-एक डिब्बा खोलती और बड़े सलीके से गरम खाना भरती, रोटियां गिनकर तय करती, मोटे कागज में लपेटती ताकि नरम रहे। सब्जी छोटे बर्तनों में डालकर ढक्कन कसकर बंद करती कि एक बूंद भी बाहर ना गिरे। उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास था, एक ठहराव था। वो किसी से हारी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे जिंदगी से लड़ने के लिए तैयार हो। तभी मुझे उन हल्की आवाज़ों का मतलब समझ आया जो मैं रात को सुना करती थी। वो कागज़ फटने की आवाज़ नहीं थी, डिब्बे खोलने बंद करने की थी। बर्तनों की धीमी खनक उसी पैकिंग की आवाज़ थी। मेरा मन अचानक उस दोपहर में चला गया जब हम सब साथ खाना खा रहे थे और पति ने गुस्से में ताना मार दिया था कि तलाकशुदा बहन का बोझ उठाना मुश्किल होता है। क्या वो जिंदगी भर हमारे सहारे रहेगी? उस दिन उसने कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप उठकर चली गई थी। हमने समझ लिया था कि वो टूट गई है, पागल हो गई है या शर्म से छुप रही है। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो हमसे नहीं छुप रही थी, वो अपने आत्मसम्मान को बचा रही थी। पति के कड़वे शब्दों ने उसके अंदर की सोई हुई हिम्मत जगा दी थी। उसने बोझ बनकर रहने की जगह खुद कमाने का रास्ता चुना। वो रात की नींद छोड़कर मेहनत कर रही थी, अपने हाथ जला रही थी ताकि किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, ताकि कोई दोबारा उसे ये ना कह सके कि वो किसी के टुकड़ों पर पल रही है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल में ऐसा दर्द उठा कि खुद पर गुस्सा आने लगा। हम कितने अंधे थे जो उसी घर में रहकर भी उसके दर्द को नहीं समझ पाए। हमने उसकी गहरी चुप्पी को उसकी कमजोरी और दिमागी हालत समझ लिया था, जबकि वो चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसी के सहारे वो इतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ रही थी। वो रोज रात को उस सुनसान कोठरी में जाती थी जहां दिन में भी हम जाने से डरते थे और बच्चों को भी मना करते थे, लेकिन उसका डर अब उसके इरादे के आगे छोटा पड़ चुका था। वो अपने हिस्से का थोड़ा सा राशन लेकर स्वादिष्ट खाना बनाती और रात के अंधेरे में उसे बेचने का इंतजाम करती। मुझे याद आया कि जो राशन कम हो रहा था, शायद उसने अपने पुराने गहने बेचकर अलग से मंगवाया हो और चुपचाप मिला दिया हो, या फिर अपने हिस्से का खाना बचाकर ये सब कर रही हो। उसकी मेहनत देखकर मैं उसी धूल भरी खिड़की के पास गीली जमीन पर बैठ गई और खुद को, पति को और पूरे घर को कोसने लगी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि रोने की आवाज बाहर ना जाए और उसके काम में बाधा ना पड़े। मुझे पति के उन शब्दों पर गुस्सा आने लगा जब उन्होंने उसे बोझ कहा था। हम अपने ही खून को बोझ कैसे समझ लेते हैं, और जब वो खुद खड़े होने की कोशिश करे तो हम सहारा बनने की जगह उसे और तोड़ देते हैं। मेरे सारे डर अब सम्मान और शर्म में बदल चुके थे। मैंने आंसू पोंछे और फिर से अंदर देखा। वो सारा खाना डिब्बों में पैक कर चुकी थी और उन्हें एक बड़े मजबूत बैग में करीने से रख रही थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन उस थकान में सुकून भी था। अचानक कोठरी के पीछे वाली गली की तरफ से हल्की सी आहट आई, जैसे कोई बाइक आकर रुकी हो। बाहर से हल्की रोशनी झलकी। ननद ने जल्दी से अपनी चादर ठीक की, सिर ढका और भारी बैग उठाकर पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने धीरे से कुंडी खोली। बाहर एक जवान लड़का खड़ा था, सिर पर हेलमेट लगाए, जैसे किसी खाने की डिलीवरी करने वाली कंपनी में काम करता हो। उसने चुपचाप अपना बड़ा बैग आगे किया। नंद ने सारे पैकेट उसमें सलीके से रख दिए। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, जैसे रोज का काम हो। लड़के ने बैग बंद किया और जेब से पैसे निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो उसकी पूरी रात की मेहनत की कमाई थी। नंद ने कांपते हाथों से पैसे लिए। लैंप की रोशनी में
मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी, वही चमक जो उसकी शादी टूटने के बाद खो गई थी। ये चमक इस बात की थी कि वो अब किसी पर भी निर्भर नहीं है। उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है और मेरे पति के ताने का जवाब मेहनत से दिया है। लड़का सिर हिलाकर चला गया। नंद ने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। फिर उन पैसों को आंखों से लगाया और अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया। उसके गालों पर बहते आंसू अब दुख के नहीं थे, ये उस औरत की जीत के आंसू थे जिसने हालात से हारने की जगह मेहनत और सम्मान का रास्ता चुना था। मुझे अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि प्रतिभा ने रात के अंधेरे में अपने उस पुराने से कमरे को एक छोटे से गुप्त किचन में बदल दिया था, जहां से वो शहर के लोगों को घर का बना साफ सुथरा खाना भेजती थी। वो ये सब मोबाइल और ऑनलाइन ऐप के जरिए कर रही थी, ताकि किसी को उसकी पहचान पता ना चले और घर की इज्जत पर कोई उंगली ना उठे। वो दिन भर इसलिए कमरे में बंद रहकर सोती थी, ताकि रात भर जागकर काम कर सके और अपने भाई के उस ताने को हमेशा के लिए गलत साबित कर सके कि तलाकशुदा बहनें बोझ होती हैं। ये सब देखकर मेरी टांगों से जैसे ताकत चली गई और मैं वहीं गीली मिट्टी पर बैठ गई। मेरे अंदर पछतावे का ऐसा तूफान उठा जिसने मेरा घमंड तोड़ दिया। हम कितने छोटे दिल के लोग थे, जो एक टूटी हुई औरत को सहारा देने की जगह उसे ताने मार रहे थे। जब कोई लड़की अपना घर टूटने के बाद मायके लौटती है तो वो बोझ नहीं होती, वो तो एक घायल चिड़िया जैसी होती है जिसे मरहम और अपने लोगों के प्यार की जरूरत होती है। लेकिन हमने उसे प्यार देने की बजाय उसके जख्मों पर अपने कड़वे शब्दों का नमक छिड़का था। उस जर्जर कोठरी में जलते छोटे से दिए की रोशनी ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया कि इंसान के कटु शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरा घाव दे देते हैं, लेकिन आत्मसम्मान और हिम्मत ऐसी ताकत है जो उन घाव को भर भी सकती है। मैंने रोते हुए तय किया कि अब मैं प्रतिभा को इस चुप लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं सुबह होते ही अपने पति से उसकी इस मेहनत और हिम्मत के बारे में बात करूंगी और हम दोनों उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि हमने उसे समझने में कितनी बड़ी गलती की। हम उसे बताएंगे कि वो हमारे लिए बोझ नहीं, बल्कि हमारे परिवार का गर्व है, जिसने दुख और अंधेरे में भी अपने लिए सम्मान से कमाने का रास्ता खुद बनाया है। इंसान की असली पहचान उसके गिरने में नहीं, बल्कि गिरकर फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी काल्पनिक है। इसके सभी पात्र और घटनाएं सिर्फ कहानी के लिए बनाई गई हैं। किसी भी असली व्यक्ति या घटना से समानता सिर्फ संयोग होगा। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मसम्मान का संदेश देना है। धन्यवाद।